उन्होंने मेरे ख्वाब बुने, अपने सपनों में सजाया और ख्यालों के आसमान से निकाल जमीनी हकीकत में उतारा। मैं हवाओं में उड़ता हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं महकता हूं, मैं पानी में घुलता हूं, ज्वाला बन धधकता हूं, आसमान में पसरता हूं। मैं रांझे की बंसी की धुन में बसा, नानक के घूमते पैरों सा चारों दिशाओं में फैला हूं। मैं ख्यालों में बसता हूं, मैं कायनात का सबसे खूबसूरत सपना हूं, मैं इंसानियत के जज्बे में जज्ब हूं, मैं आजादी हूं। चौदहवीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक का बसाया यह फिरोजपुर आजादी के दीवानों की धरती है। इसकी छाती पर मचलती दरियाए सतलुज पीर बाबा गुलाम हुसैनी वाला से मिलने निकलती है। पीर बाबा हुसैनी वाला हुसैन की याद ताजा कराते हैं, वही हुसैन जिसने आजादी का परचम उठाया और सच की हिफाजत के लिए करबला में शहादत दी। बेखौफ तारीख गवाह है कि पंचनद की इस बहादुर धरती ने खूब अत्याचार देखे, लड़ाइयां लड़ी और आजादी के जज्बे को जिंदा रखा, अपने धर्म ग्रंथों में भी और तलवार की नोक पर भी। गुलाम भारत की धरती पर 20वीं सदी ने दस्तक दे दी थी। नए भारत की तस्वीर बनने लगी थी, एक ऐसा भारत जो गुलामी के बंधनों से मुक्त हो, जहां लोग सर उठाकर चल सके, जहां खुली हवा और भाईचारा हो, जहां जबान पर ताले न लगे। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, होया की हाल तेरा, होया की हाल। फसलां नू खा गए कीड़े, तन ते नहीं दिसदे लीड़े, दुखां नू खूब नपीड़े, रोंदे ने बाल वे। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, होया की हाल तेरा, होया की हाल। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, होया की हाल तेरा, होया की हाल। सरदार अजीत सिंह के किसान आंदोलन ने पंजाब की सोई रूह को जगा दिया था। शेर पंजाब लाला लाजपत राय, मराठा वीर बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी ने अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ आजादी की जो लौ जलाई, गदरी बाबाओं ने उसमें नया रंग भर दिया। और तभी मोहनदास करमचंद गांधी की अफ्रीका से वापसी ने इस लौ को ज्वाला में तब्दील कर दिया। घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते विरोध को रोकने के लिए सन 1919 में रॉयलेट एक्ट नाम का एक तानाशाही कानून हिंदुस्तान के सर पर थोप दिया। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नारा बुलंद कर दिया था। हजारों लोग इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 9 अप्रैल की रामनवमी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गया। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लोगों में जोश भर रहे थे।
पंजाब में विद्रोह की बागडोर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू संभाल रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर धर्मशाला भेज दिया गया। फिर क्या था, 10 अप्रैल 1919 को आजादी के दीवानों ने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस माइल्स अर्विन के घर की घेराबंदी कर दी। सत्यपाल और किचलू को छोड़ने की मांग की जाने लगी कि तभी अचानक ब्रिटिश फौजियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली चलने से बौखलाई भीड़ ने ब्रिटिश बैंकों पर धावा बोल दिया। सामने जो भी अंग्रेज पड़ा उसे मार दिया। तार के खंभे उखाड़ दिए गए और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी लाल थी। अमृतसर में बैसाखी के मेले सज चुके थे। हजारों हजार लोग हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के लिए जमा होने लगे कि तभी पूरे शहर में ऐलान किया जाने लगा, ये सूचना हर नागरिक के लिए है। शहर अमृतसर में आज रात 8 बजे मार्शल लॉ लगा दिया गया है। किसी किस्म की भीड़, धरना प्रदर्शन पर कानूनी पाबंदी लगा दी गई है। जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो, सुनो। बड़ा अजीब निजाम है। जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं घर जाइए। इनका बस चले तो हमारी अरदासों पे भी पाबंदी लगा दें। जलियांवाला बाग में सभा बुलाई है। अरे चली चली चलते हैं। हाँ, अरे लगता है वहाँ लोगों की भीड़ होगी। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हो गए थे और सीआईडी भी सादे कपड़ों में तैनात थी। हंसराज जी ने डॉक्टर किचलू की तस्वीर को मंच पर रखते हुए कहा कि आज की सप्ताह डॉक्टर किचलू की अनुपस्थिति में उनकी ये तस्वीर करेगी। गोपीनाथ ने कहा कि अब सरकार लोगों की फरियादें नहीं सुनती। दीनानाथ और डॉक्टर गुरबख्श राय ने भी अपनी बात रखी। उसके बाद बोलने के लिए मंच पर कन्हैयालाल भाटिया उठ खड़े हुए। भाइयों, आपकी आजादी भी उन्हीं हथकड़ियों से जकड़ी है जिन हथकड़ियों से भाई सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जकड़ा गया है। हमें इन हथकड़ियों को तोड़कर आजादी पानी है। हम अपने साथियों की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध करते हैं और बुलंद आवाज में उनकी रिहाई की मांग करते हैं। Take the position, जवान। आप सब लोग बैठे रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। बैठे रहिए, आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए। जवान फायर करेगा। फायर। खूनी डायर के फौजी सिपाहियों ने 20,000 की निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक जालिमों के कारतूस खत्म नहीं हुए। गोलियों की मार से बचने के लिए लोग जिस तरफ भी भागते, बंदूक की नली उसी तरफ तान दी जाती। बाग के बीच एक कुआं था। माओ ने अपने छोटे बच्चों को छाती से लगाया और जान बचाने की उम्मीद से कुएं में कूद पड़े। डायर ने 1650 राउंड गोलियां चलवाई। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। कुएं से लाशें निकली। मरने वालों में 42 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 7 महीने से भी कम थी। मैंने लायलपुर जिले के 12 साल के एक बच्चे को जलियांवाला बाग की लहू से गर्म धरती पर खड़े देखा। उसने गर्म लहू से सनी मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और हथेली मुट्ठी बन गई। लहू में जज्ब मिट्टी ने उसका नाम पुकारा, भगत सिंह।
12 साल के भगत सिंह के दिमाग से जलियांवाला बाग की यादें धूमिल हो पाती कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। तभी 1921 में की आग समूचे पंजाब में फैल गई। लोगों ने अपने सर पर विरोध की काली पगड़ी बांध ली। भगत सिंह ने भी काली पगड़ी बांधी और अपने उस्ताद करतार सिंह सराभा की तस्वीर छाती से लगा अपनी छोटी बहन अमर कौर के साथ गुरमुखी पढ़ने लगे। भाई एक चीज बता, ये तेरी जेब में किसकी तस्वीर रहती है? ये मेरा प्रा है, मेरा साथी है, सराभे का करतार सिंह। ये तो मेरा गुरु है अमरो। अच्छा, मतलब लुधियाने वाले? लुधियाने का भी और भारत का भी। वही 19 साल का करतार जिसने भारत माँ की जय बोली और फांसी के फंदे को चूमा, बार बार जन्म लेने के लिए। तो ये बात। करतार सिंह को अपना आदर्श मानने वाला बंगा गांव लायलपुर लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ता हुआ बड़ा होने लगा। उसके मन में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के विचार गूंजते। आंखों के सामने इनकलाबी चाचा अजीत सिंह और शहीद चाचा स्वर्ण सिंह की तस्वीर जाग उठती। कभी महात्मा गांधी की अहिंसा की ताकत उसे अपनी ओर खींचती थी कि इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटी। पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। गुस्साए लोगों ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को घेर कर उसमें आग लगाई। पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे मारे गए। चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने बिना किसी सलाह मशवरे के 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थापर जैसे साथियों के साथ नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह के क्रांति के विचार पुख्ता होने लगे। भगत सिंह के बदलते तेवर ने परिवार को चिंता में डाल दिया। उनकी शादी की बात चलने लगी। बचने का कोई रास्ता न देख भगत सिंह ने अपने पिता के नाम चिट्ठी लिखी और खिदमते वतन के लिए निकल पड़े। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात वायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बाबूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे। आपके ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह लाहौर से कानपुर पहुंचे और गणेश शंकर विद्यार्थी के क्रांतिकारी प्रताप अखबार में बलवंत सिंह के नाम से लिखने लगे। नौ अगस्त 1925 का दिन था। शाहजहांपुर के छोटे से स्टेशन से 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन मील 1.5 मील आगे बढ़कर काकोरी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि राजेंद्र लहरी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। गोली चली और अफरा तफरी मच गई। आप लोग डरे नहीं। हमारा उद्देश्य सरकारी खजाना लूटना है, अपने भाइयों को मारना नहीं। जो जहां है वहीं बैठा रहे। बक्से का ताला टूट नहीं रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने ताले पर अपने माउजर का पेट खाली कर दिया। देखते ही देखते खजाना लूट संग्रामी भाग खड़े। अंग्रेजी महकमे में हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर आजाद और मुकंदी लाल को छोड़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की पहली पंक्ति के सभी लोग पकड़े गए। आजादी की अधूरी कसक लिए भगत सिंह लाहौर लौट आए और लाहौर में नौजवानों के क्रांतिकारी जत्थे नौजवान भारत सभा की स्थापना कर दी। फिर सोहन सिंह जोश के अखबार कीर्ति से जुड़कर विद्रोही के नाम से लेख लिखने लगे। खून में दबी चिंगारी शब्द बनकर कीर्ति के पन्नों पर दहकने लगी।
17 दिसंबर 1927 काकोरी कांड के वीर राजेंद्रनाथ लाहिरी को गोंडा जेल में, 19 सितंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ते हुए बिस्मिल ने आवाज लगाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी आरज़ू रहे। I wish the downfall of British Empire. I wish the downfall of British Empire. अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, अब दिले बिस्मिल में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। रस्सी खींची गई और काकोरी के वीर फांसी के तख्ते पर झूल गए। कीर्ति अखबार में भगत सिंह की लेखनी आग उगल रही थी। भगत सिंह अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में चुभने लगे थे। उसी दौरान लाहौर के दशहरा मेले में धमाका हुआ और इल्जाम भगत सिंह पर आया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में तो डाला, मगर सबूतों के अभाव में वे जल्द रिहा कर दिए गए। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचने वाला था। लाहौर में साइमन के विरोध का झंडा नौजवान भारत सभा ने संभाल लिया। विरोध की अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन गो बैक के नारों से आसमान गूंज रहा था। लाला जी और बाकी स्वतंत्रता संग्रामी विरोध करते हुए आगे बढ़े कि तभी लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस की लाठी लाला जी के सर पर लगी और वे गिर पड़े। ये लाठियां जो तुमने मुझ पर बरसाई हैं, ये ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। लाठियों के निशान लाला जी के बदन पर नहीं, हिंदुस्तानियों के कलेजे पर उभर के आए थे। 17 नवंबर 1928 को भारत के लाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भगत सिंह और उनके साथी हिल उठे। लाला जी की मौत का बदला हर हाल में लेना है। भगवान दास और विजय, उस स्कॉट के आने जाने का पूरा ब्यौरा तैयार करो। मौके पर उसकी पहचान जयगोपाल करेगा। मैं और राजगुरु गोली चलाएंगे। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज लाहौर के गेट से लगे नीम के पेड़ के पीछे खड़े थे। मोटरसाइकिल की आवाज दूर से नजदीक आती सुनाई पड़ी। जयगोपाल ने इशारा किया और राजगुरु के रिवॉल्वर से गोली चली। मोटरसाइकिल गिरी, पुलिस वाला लुढ़का। भगत सिंह ने धाए धाए गोलियां उसके सीने में उतार दी। दोनों वहां भागने लगे कि एक पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया और वो उनकी तरफ बढ़ता, उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने उसे वहीं ढेर कर दिया। पंडित जी, ये तो स्कॉट नहीं, सैंडर्स है। तो सैंडर्स सही, लाठियां तो इसी ने चलाई थी। पुलिस विभाग छापेमारी करने लगा। पकड़े जाने का डर था। भगत सिंह जानते थे कि अभी आजाद रहना बहुत जरूरी है। भारत की आजादी का सपना आंखों में सजाए भगत सिंह ने अपने केश और दाढ़ी कटवा डाले। भेष बदलकर भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ ट्रेन बदलते बचते बचाते लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए। राजगुरु सेवक बन उनके साथ में थे। 1929 में भगत सिंह कलकत्ते से लौट आए। केंद्रीय असेंबली में किसानों और मजदूर ट्रेड यूनियन को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पेश किया गया। भगत सिंह ने इसका विरोध करने की सोची।
साथियों, ये जो दमनकारी बिल असेंबली में पेश किया जा रहा है, हम सरकार के इस हठी रवैये का विरोध असेंबली में बम धमाके के साथ करेंगे। हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, अपनी बात रखना है। हम भागेंगे नहीं, खड़े रहकर अपनी बात कहेंगे। एक बार हमने दुनिया के सामने अपनी बात रख दी, तब संगठन में एक नहीं हजारों भगत सिंह होंगे। अगर हम नाकामयाब हो गए तो दुनिया हमें अतिवादी समझेगी। 8 अप्रैल 1929 दिन के 12:30 बजे असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर हुए वोटों की गिनती शुरू हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के साथ साथ साइमन कमीशन वाले जॉन साइमन भी सभा में बैठे थे। स्पीकर वल्लभ भाई पटेल वोटों की गिनती बताने के लिए खड़े हुए कि तभी जोरदार धमाका हुआ और असेंबली हॉल धुएं से भर गया। ऊपर बालकनी से एक आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद खत्म हो, डाउन विद इंपीरियलिज्म, दुनिया के मजदूर एक हों। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम इस विदेशी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमने उसके दमनकारी कानून और लाला लाजपत राय की हत्या के खिलाफ ये कदम उठाया है। हम इंसानी जिंदगी को पाक समझते हैं। हम उस दुनिया में विश्वास रखते हैं जहां इंसान के लिए अमन, चैन और आजादी हो। इंसान का खून बहाने से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन इंसान द्वारा इंसान पर किए जा रहे जुल्म को खत्म करने के लिए इनकलाब के रास्ते में कई बार खून बहाने की जरूरत पड़ ही जाती है। इनकलाब जिंदाबाद। असेंबली हॉल खाली हो गया, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और बहरी हुकूमत को अपनी बात सुनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। हर तरफ छापेमारी शुरू हो गई। खुफिया विभाग भगत सिंह के साथियों की खोजबीन में लग गया। राजगुरु रास्ते में ही पकड़ लिए गए। जय गोपाल की मुखबिरी ने तबाही ला दी। आगरा, लाहौर की बम फैक्ट्रियों पर छापे पड़े। यतीन्द्रनाथ, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे, महावीर सिंह, कुंदन पांडे, सुखदेव, एक के बाद एक आजादी के मतवाले पकड़े जाने लगे। लेकिन आजाद अभी भी आजाद थे। भगत जानते थे कि देश विदेश की नजर उन पर लगी हुई है। वो हर मौके को इनकलाब के लिए इस्तेमाल करने लगे। योर ऑनर, हमने नींद में सोई हुई ब्रितानी हुकूमत को जगाने के लिए यह धमाका किया है। हमने बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका किया है। काल्पनिक अहिंसा का युग अब समाप्त हो गया है। हम गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा और लेनिन के आदर्शों की चिंगारी ले उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं। हमारे फेंके बम विध्वंसक हो सकते थे, साइमन की जान भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारा इरादा ऐसा नहीं था। क्रांति मानव जाति का अधिकार है और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली के सेशन कोर्ट ने भगत सिंह और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला हाई कोर्ट में गया। भगत सिंह अपने केस की जिरह खुद कर रहे थे। उद्देश्य को भुलाकर किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। उद्देश्य भुला दिया जाए तो दुनिया के सारे सेनापति, हत्यारे और सरकारी अधिकारी चोर उचक्के नजर आएंगे। कानून आदमी के लिए है, आदमी कानून के लिए नहीं है। हमारा इनकलाब पिस्तौल और बम का इनकलाब नहीं है जसाब। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों के सान पर तेज होती है। हमारे उद्देश्य को समझे बिना फैसला लेना अनुचित ही नहीं, अन्यायपूर्ण होगा। रही बात सजा की, तो उसका सवाल हमारे लिए बेमानी है जसाब। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर को असेंबली केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन सैंडर्स की हत्या के केस की सुनवाई अभी बाकी थी। भगत सिंह को मियांवाली और बटुकेश्वर को लाहौर जेल भेज दिया गया। जेल में उनके साथ आम कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। भगत सिंह ने मियांवाली जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते
देश के अन्य जेलों में भी हड़ताल शुरू हो गई। उनके साथी चाहते थे कि मुकदमे की कार्रवाई धीमी हो ताकि उन्हें समय मिले और वे अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सके, लेकिन बरतानी हुकूमत सुनवाई में तेजी लाना चाहती थी, इसलिए ट्रिब्यूनल की स्थापना कर डाली और उसके विरोध में भगत सिंह ने सुनवाई में भाग लेने से मना कर दिया। ये सरकार गैर कानूनी है, इसका इंसाफ ढकोसला है, ये गुंडे, डाकू और लुटेरों का गिरोह है। हम इस झूठी और दिखावटी शांति के समर्थक नहीं हैं, जिसे बुज़दिली से हासिल कर भालों और बंदूक के सहारे जिंदा रखा जाए। विरोध करने पर भगत सिंह और उनके साथियों को बेड़ियों में जकड़कर लाया गया। दोपहर को खाने के लिए बेड़ियां खोली गईं, जिसे दोबारा पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कोल्ड स्ट्रीम ने उन्हें गालियां दी और पुलिस डंडों के साथ उन पर टूट पड़ी। जस्टिस आगा हैदर ने इस बर्बरता का विरोध किया और कार्यवाही पर दस्तखत करने से मना कर दिया। हद तो तब हुई जब लॉर्ड इरविन ने नया ट्रिब्यूनल बना अभियुक्तों की अनुपस्थिति में केस की सुनवाई का आदेश पारित कर दिया। जालिम हुकूमत का यह नया इंसाफ था, जहां मुद्दई भी वही थे और गवाह भी वही। 300 पन्नों का फैसला सुनाया गया। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा दी गई। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को सैंडर्स के कत्ल में फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी का दिन तय हुआ 24 मार्च 1931। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मौत की खबर मिली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना नेता खो दिया था। एक के बाद एक साथी बिछड़ते जा रहे थे, लेकिन संग्राम की लौ अभी भी जल रही थी। आजाद की मौत के 3 दिन बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को यह खत लिखा। प्रिय भाई बटुकेश्वर, मुझे फांसी की सजा मिली है और तुम्हें उम्र कैद। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है पानी, रहे रहे न रहे। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की फांसी से खौफ में थी। उन्हें डर था कि हंगामा होगा, इसलिए 24 मार्च के बजाय 23 मार्च की शाम को ही फांसी लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर जेल के चीफ वार्डन सरदार चतर सिंह खबर मिलते ही भगत सिंह से मिलने पहुंचे। भगत सिंह, फांसी का वक्त बदल गया है काके। आखिरी समय, वाहेगुरु जी का नाम ले, अरदास कर ले। सरदार साहब, अब अंतिम समय वाहे गुरु जी को याद करूं तो वाहे गुरु जी कहेंगे भगत सिंह बुज़दिल निकला। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भगत सिंह नास्तिक है, ईश्वर में यकीन नहीं करता, लेकिन ये आरोप तो कोई नहीं लगाएगा कि भगत सिंह कायर और बेईमान था, मौत को सामने देख कांपने लगा। हा? मैं अभी लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था। आपको हमारा साथ चलना होगा, ऊपर से ऑर्डर है। 2 पल ठहरो भाई, बाधा मत डालो। एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह उठे और चल पड़े। सुखदेव और राजगुरु मंजिल के साथी बन गए। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते दीवानों के कदम बरतानी हुकूमत की छाती पर हथौड़े की तरह बजने लगे। फिजा में इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म के नारे गूंज उठे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और झूल गए फांसी के फंदे से। शाम 7:30 बजे
भारत माता के तीनों सपूत देश पर न्यौछावर हो गए। बरतानी हुकूमत को जिंदा भगत सिंह से तो डर लगता ही था, अब मुर्दा भगत सिंह भी डराने लगे थे। रातों रात इन तीनों के मृत शरीर को उतारा गया। लाहौर सेंट्रल जेल की पिछली दीवार को तोड़कर एक लॉरी अंदर लाई गई और फिर वो इनके जिस्मों को लेकर रात के स्याह अंधेरे में गायब हो गई। शहर के बाहर 40 किलोमीटर दूर सतलुज के किनारे हुसैनी वाला के पास वो लॉरी रुकी। डरी सहमी काली परछाइयों ने तीनों शहीदों की लाशों को सतलुज के पुल के 13 नंबर पिलर के पास नीचे उतारा, उनके टुकड़े टुकड़े किए और आग के हवाले कर दिया। वे इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने पूरी तरह से जलने का इंतजार भी नहीं किया और अधजली लाशों को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह गांव वालों ने अधजली लाशें और काटने के लिए लाए गए औजार देखे तो कोहराम मच गया। पंजाब की धरती ने अपने लाल को पहचान लिया। हुजूम उमड़ पड़ा। लाहौर से आए लोगों ने इन तीनों शहीदों के बचे अंश संभाले और एक बहुत बड़े जुलूस के बीच उनका रावी नदी के किनारे दोबारा अंतिम संस्कार किया। इनकलाब के नारे लगते रहे। पंद्रह अगस्त 1947 को आजादी तो मिली, लेकिन देश टुकड़ों में बंट गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनका देश कौन सा है। चारों ओर मार काट और तबाही मच गई थी। सबसे ज्यादा तबाही पंजाब की जमीनों और बाशिंदों ने देखी। फिरोजपुर, गंदावाला साहिब और हुसैनी वाला का ये रेलवे स्टेशन उस विध्वंस की जिंदा यादगार है। यही हुसैनी वाला जिसे गेटवे ऑफ लाहौर के नाम से पुकारा जाता था, जहां 1854 में कसूर लाहौर से होती हुई पेशावर तक पहली ट्रेन चली। सन 1947 में रेडक्लिफ लाइन के कारण पीर बाबा हुसैनी वाला की ये जमीन पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। साथ ही शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, उनकी समाधि पाकिस्तान की जमीन बन गई थी। उसे वापस हिंदुस्तान में मिलाने की कवायद शुरू हो गई और सन 1960 में फिरोजपुर और फाजिलका के 12 गांव देकर पीर बाबा हुसैनी वाला और शहीदों की स्थली को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा पार से आने वाली ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन की रौनक फीकी पड़ती चली गई। स्टेशन उजड़ गया। निशानी के रूप में बची रह गई रेत की सूनी पटरियां और बूढ़ा पीपल का पेड़। सन 1971 पाकिस्तान ने फिर हमला किया। हुसैनी वाला को बढ़ते दुश्मनों से बचाने के लिए भारतीय फौज ने सतलुज नदी पर बने 13 खम्भों वाले पुल को धमाका करके उड़ा दिया। दुश्मन की फौज दरिया पार वहीं की वहीं खड़ी रही। पीर, फकीरों, आशिकों और शहीदों की यह स्थली जमीन का महज एक टुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है आजादी के जज्बे का। हर साल लगता है यहाँ बैसाखी का मेला। हर साल मनता है जश्न शहीदों के जज्बातों का। हर साल 2 बार 23 मार्च और 13 अप्रैल को दौड़ती है वो ट्रेन। हर रोज सीमा पर कदम ताल करते हैं फौजी। गूंजते हैं भारत माता के जयकारे और पंजाबी नौजवान सर पर के वो हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में, और राजगुरु के जज्बे को अपने दिल में संजोए बोल उठते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे
बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला मेरा। मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे बसंती चोला।